हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है ये आपका। और कौन सा टॉपिक है, चैप्टर का नेम कौन सा है? मोशन इन ए प्लेन। तो देखिए, मोशन इन ए प्लेन डिस्कस करने से सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, मोशन इन प्लेन का लॉजिक क्या है, मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। सॉरी, देखिए मोशन समझिएगा इसको। एक्चुअलिटी में ये मोशन कहते किसे हैं? जो आप सिंपल डेफिनेशन पढ़े हो वो नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। देखिए, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। अब देखिए ये डेफिनेशन का मीनिंग समझिएगा ध्यान से। अब देखिए लॉजिक समझिए, पहले सिंपली समझिए। हमारे पास है एक बस, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, वट एवर यू। देखिए इस बस में हैं दो इंसान, बड़ी सी लेते हैं, छोटे में समझ में नहीं आने वाली है। चलिए, ये एक बस है, इसके अंदर हैं दो इंसान बच्चों। ये है राम, श्याम। एक इंसान खड़ा है आपका रोड पे, सिंपल, राम, श्याम, रोहित। अब देखिए इन तीन इंसानों के बारे में समझिए। पहले बस किसमें है? मोशन में। राम ने किसको देखा? श्याम को। राम ने एक, समझिए, श्याम को देखा, और राम ने जब श्याम को देखा तो श्याम कैसा दिखा राम को? रेस्ट पोजीशन में। यानी कि अकॉर्डिंग टू श्याम, सॉरी अकॉर्डिंग टू राम, श्याम क्या है? रेस्ट पोजीशन में। लेकिन अब समझिए, बस है हमारी मोशन में। अब रोहित ने श्याम को देखा, ठीक है, रोहित ने किसको देखा? श्याम को। बस किस में है? मोशन में है। और बस मोशन में है तो श्याम कैसा लगेगा? एंड अकॉर्डिंग टू रोहित श्याम क्या है? मोशन में। तो बताइए सबसे खूबसूरत बात क्या है? एक इंसान श्याम किसी एक इंसान के अकॉर्डिंग रेस्ट में है, दूसरे इंसान के अकॉर्डिंग मोशन में है। तो हमारी जो सिंपल डेफिनेशन होती थी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? श्याम को अगर हम कहते हैं राम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और श्याम को ही बच्चों हम कहते हैं रोहित के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो टाइम तो यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम तो दोनों में पास हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और मैटर कर रही है, कौन देख रहा है। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑल्सो ऑब्जर्वर, यानी कि बिना ऑब्जर्वर के आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है या रेस्ट में है। इसीलिए कहते हैं मोशन इज ए एब्सोल्यूट, नॉट ए एब्सोल्यूट, इट इज ए रिलेटिव। मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट का मीनिंग क्या हो गया? आपसे एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों एब्सोल्युटली नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है चाहे राम हो, रोहित हो, कोई भी इंसान हो, श्याम को देखता है तो वो क्या गए? रेस्ट है तो सब रेस्ट में गए। लेकिन यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या आता है? मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, नॉट ए एब्सोल्यूट कंसेप्ट। तो एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर ऑल्सो। ऑब्जर्वर को कुछ बुक्स में क्या लिख देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी वही बात है, किस फ्रेम से उसको देखा जा रहा है। तो ये था बच्चों किसका कंसेप्ट? आपका मोशन का कंसेप्ट। अब प्लेन समझिए, प्लेन मीनिंग क्या है। देखिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, डोंट वरी, चैप्टर की दिक्कत मत लीजिए, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको इन वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब प्लेन वर्ड का मीनिंग क्या है उसको समझिए। प्लेन वर्ड का एक सिंपल मीनिंग आप ये कह सकते हो 2D, टू डायमेंशंस। यानी कि जो भी काम हो रहा होगा वो आपका 2 डायमेंशंस में हो रहा होगा। 2 डायमेंशंस मतलब जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन, या फिर आप चाहो तो वाई जेड प्लेन भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्या ले सकते हो? एक्स या जेड एक्स प्लेन भी ले सकते हो, मीनिंग एक ही है।
यानी कि आपके तीन कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, ये होता है प्लेन। यानी कि हम पढ़ेंगे एक ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए आप सरफेस पे चल रहा है, सरफेस से मीनिंग वो राइट भी जा रहा है लेफ्ट भी जा रहा है, उस अकॉर्डिंग इस चैप्टर को डिफाइन करा गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को वन बाय वन टॉपिक, और इसे आप बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले बच्चों इसको पढ़ने के लिए, मोशन इन प्लेन चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बहुत सारे हैं, देखिए नेमिंग की बात नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई बात नहीं होगी, कंप्लीट होंगे यहाँ पे सारे। देखो बच्चों अब हम वन बाय वन इन सारे वेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल सा ये लाइक, अनलाइक, नल, जीरो वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, को लीनियर वेक्टर एंड को प्लेनर वेक्टर। डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो दे दूं इसमें। अगर मैं बच्चों किसी की भी लेंथ बना रहा हूं, मैग्नीट्यूड कहां लिख दिया जाए, चलिए यहां लिख देते हैं अभी कुछ देर के लिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड याद रखना बच्चों लेंथ से रिप्रेजेंट होता है, अगर इसकी लेंथ कम है तो इसका मतलब शॉर्ट मैग्नीट्यूड है, लेंथ ज्यादा है तो मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड, हाइयर मैग्नीट्यूड है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स राइट जा रहा है, ये क्या हो गया अपवर्ड जा रहा है, ये क्या हो गया लेफ्ट की तरफ, ये क्या हो गया डाउन की तरफ। तो समझिए अब सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, इक्वल वर्ड क्लियर है, यानी कि बराबर रहेगा, ठीक है। अब बराबर किस चीज में रहेगा, मीनिंग ये है कि दो वेक्टर्स है, सपोज हमारे पास वेक्टर ए, सपोज इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो वेक्टर बी इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी सेम। इसका मीनिंग है मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, अनसेम इन डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम है इसके लिए और इसकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये लेंथ, देखिए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कौन करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है बच्चों लेंथ, क्या रिप्रेजेंट करती है लेंथ, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है इक्वल है, यानी कि आप ये कह सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर वी। ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखिए उसके बाद अपोजिट वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट वेक्टर्स बिल्कुल जस्ट इसके हैं, आप क्या कह सकते हो नेगेटिव वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, देखिए ये ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगी अपोजिट होंगी। डायरेक्शंस कैसी है, एक टुवर्ड्स राइट तो एक टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो कैसे लिखोगे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, लेकिन माइनस, माइनस का मतलब डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे की अपोजिट है। अब आते हैं हम लाइक वेक्टर्स पे। तो लाइक वेक्टर्स का मतलब समझिए, लाइक वेक्टर्स का मतलब है डायरेक्शंस तो सेम होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। ये हो गया सपोज वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर आपका बी, डायरेक्शंस कैसी हैं सेम है। आप क्या कह सकते हो, डायरेक्शंस यहाँ पे हैं बच्चों सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट। तो आप ये लिख सकते हो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस साइन इज रिप्रेजेंट फॉर द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया हमने, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही थी, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीजिए मैग्नीट्यूड इसने दिखा दी आपकी क्या है सेम, इस वेक्टर के लिए भी मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम ऑफ वेक्टर बी, लेकिन डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है। तो यहाँ पे कैसा है सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इसे देखिए अनलाइक, अनलाइक में भी क्या होता है, एक वेक्टर इस तरफ है आपका टुवर्ड्स राइट वेक्टर ए, तो वेक्टर बी किस तरफ होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। अगर सेम हो गया तो अनलाइक वेक्टर को हम क्या कह देंगे अपोजिट वेक्टर, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, लेकिन इसमें क्या थी डायरेक्शन सेम में थी, इसमें डायरेक्शंस क्या होंगी अपोजिट, ये क्या हो जाएगा अपोजिट। नल और जीरो वेक्टर्स को समझिए, नल वेक्टर और जीरो, इसका मीनिंग क्या है नो मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका अगर सपोज वेक्टर ए लिख रहे हैं हम तो इसका मैग्नीट्यूड ही क्या होगा जीरो, जब मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा तो डायरेक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि नल या जीरो वेक्टर्स का मतलब है मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू जीरो। को इनिशियल का मीनिंग क्या है,
को इनिशियल का मीनिंग है दो वेक्टर्स हैं, ध्यान से समझिए, दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए, डजेंट मैटर इनका मैग्नीट्यूड कम हो या ज्यादा, यहाँ पे लॉजिक कुछ और है, दो वेक्टर्स हैं, लेकिन उनका ये जो पॉइंट होगा ऑरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका, सेम, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। फिर लोकलाइज्ड मतलब समझिए, इसको इसमें देखिएगा कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा, ये है वेक्टर ए आपका और ये है आपका वेक्टर वी, ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम, जैसे कि मान लीजिए कैसे लिया जाए, चलिए एक मिनट, मार्कर बिना काम नहीं चलता है, देखिए ये दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स का पॉइंट सेम होगा, एक ही पॉइंट से जनरेट होंगे, चाहे यहां से पॉइंट से जनरेट हो, यहां से या कहीं और से, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से जनरेट होंगे और ये पॉइंट ओ क्या रहेगा, फिक्स, तो क्या हो गया, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, तो क्या कह देंगे हम इसको, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, सॉरी लोकलाइज्ड वेक्टर, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स और हियर इज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, नॉट ए फिक्स। नॉन लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या है, नॉन लोकलाइज्ड का मीनिंग वही है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, ये हो गया कौन सा वेक्टर, उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है उसको समझिए, कोलिनियर का मीनिंग होता है सेम डायरेक्शंस में होना, इसका सिंपल मीनिंग है या तो सेम डायरेक्शन में होना, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देखिए बच्चों यहाँ पे छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड कम हो ज्यादा हो डजेंट मैटर, यहाँ पे मीनिंग था स्टार्टिंग के पॉइंट्स में, इसमें कोई रोल नहीं है आपका मैग्नीट्यूड कम हो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, यहाँ पे सिर्फ रोल है डायरेक्शंस क्या रहेंगी, सेम, या फिर ये दो वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में रहेंगे या फिर और ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल, क्या रहेंगे, पैरेलल। अब पैरेलल का मीनिंग तो ये हो गया या सेम डायरेक्शन या पैरेलल। कोप्लेनर का मतलब क्या है, कोप्लेनर का मतलब ये है कि आपके पास एक प्लेन है, सिंपली प्लेन लेते हैं हम एक, चलिए ये आपके पास एक सिंपल सा प्लेन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर ये रहा इसमें, इसके प्लेन में, दूसरा वेक्टर क्या होगा, सेम इसी डायरेक्शन में इसी प्लेन में होगा, या तो इस पॉइंट से हो कहीं से भी हो या दूसरा हो, लेकिन क्या होगा वो इसी प्लेन में होगा, ऐसे नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा, हमने ये प्लेन एज्यूम करा है, आप किसी और प्लेन को एज्यूम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग बात करी जाएगी, लेकिन हमने क्या करा है, इस प्लेन को एज्यूम करा है, तो इसका मतलब जो भी वेक्टर्स होंगे इसी प्लेन में होंगे, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो अपवर्ड नहीं हो सकते, इनवर्ड नहीं हो सकते, किसी एंगल पे नहीं हो सकते, सिर्फ इसी प्लेन पे, तो इसका मतलब है कोप्लेनर का मतलब वेक्टर्स इन सेम प्लेन, वेक्टर्स इन सेम प्लेन, ये थे आपके वेक्टर्स, इक्वल, अपोजिट और नेगेटिव, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, नल, जीरो वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड, कोलिनियर एंड कोप्लेनर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या आपके लिए, यूनिट वेक्टर, जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा आपका, ये बस आपको पता होने चाहिए थे, बस एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। यूनिट वेक्टर, अब देखिए यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर बड़ी खूबसूरत चीज है, जैसे कि सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, कोई भी वेक्टर बनाइए उसके ऊपर क्या लगाइए, ए। सबसे पहले समझिए वेक्टर लिखते कैसे हैं, मैंने ये आपको थोड़ा ध्यान नहीं रहा बताना, अगर मैं आपसे सिंपल कहूँ कि ये वेक्टर है, ठीक है, तो या तो बुक्स में क्या लिखा होता है, बोल्ड करके लिखा होता है उस चीज को, कैसा लिखा होता है, बोल्ड लेटर में, या लेकिन अगर आप लिखोगे तो क्या बना दोगे उसके ऊपर एक एरो, तो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। लेकिन यूनिट वेक्टर पे क्या होता है, कैप होता है, ए कैप, ए कैप नहीं, बी वेक्टर है तो बी कैप, सी वेक्टर है तो सी कैप, डी वेक्टर है तो डी कैप, ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपसे बात कह रहा हूं, सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे, हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर क्या गिवन है, ए, ठीक है, ये हमें गिवन है, मैथमेटिकली बच्चों अभी समझा देंगे हम आपको, पहले समझिए वेक्टर ए गिवन है, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को क्या बोलते हैं,
मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करा है। प्रॉब्लम मत लीजिए, हम आपको बताएंगे कि मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करा जाता है, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं सिर्फ यूनिट वेक्टर के बारे में। ये मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर ए कैप, तो सिंपली क्या करूंगा मैं बच्चों, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा। इसकी खासियत क्या है, ये क्यों यूज करते हैं, हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि या तो ये टूवर्ड्स नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ये आपको पॉइंट आउट कर देगा कि आप लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, डाउन जाइए, अपर जाइए, एक्स से 30 डिग्री, वाई से 40 डिग्री। मीनिंग क्या है, ये आपको टेल्स अबाउट डायरेक्शन। यानी कि ये आपको डायरेक्शंस के बारे में बताएगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1, तो यानी कि किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा उसकी डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर देगा। यानी कोई चीज मेरे साथ आती है तो मेरे मीनिंग ये समझ लीजिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देती है, मेरी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं करेगी, बस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देगी कि हाँ जी आपकी डायरेक्शन ये है। तो इस वेक्टर्स का भी सिंपल मीनिंग है, ये मैग्नीट्यूड 1 है, जिससे कि उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 का मल्टीप्लाई बताइए एक्सी में भी करिए, कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो डायरेक्शंस बता देगा, यानी कि उस वेक्टर की डायरेक्शंस क्या थी। ये होता है कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं इसी बेस पे, लेकिन अभी आगे डिटेल्स में काफी होगा। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो डिटेल में है। सपोज एक वेक्टर लिया, अभी इसके बारे में और सुनिए, पूरा ही बताते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या है ये, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करा जाता है यूनिट वेक्टर में, वो किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, आई कैप। वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करा जाता है जे कैप। जेड एक्सिस कैसे लिखा जाता है, के कैप, आई जे के। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए यूनिट वेक्टर्स के बारे में, इतना ही है यूनिट वेक्टर्स के बारे में। आगे बात करेंगे हम रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिएगा रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हैं क्या, थोड़ा सा मेन अब ये रहेगा आपका। हाँ एक चीज आप समझ सकते हो, अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये मत समझिएगा इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है आपको। अब बात करेंगे हम रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रीसोल्यूशन का मीनिंग क्या है, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ऐसे समझिए, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, यानी कि एक चीज है हमारे पास, हमने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मीनिंग है क्या, अगर आपका फाइनेंस बजट आता है, ठीक है, उसे ब्रेक कर दिया जाता है, एजुकेशन में इतना जाएगा, ठीक है, रिसर्च में इतना जाएगा, डेवलपमेंट में इतना जाएगा, मिलिट्री में इतना जाएगा। तो वैसे यही है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि स्प्लिटिंग, सिंपल। स्प्लिटिंग ए वेक्टर। अब देखिए कैसे स्प्लिटिंग ए वेक्टर। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है आर, पहले मैथमेटिकल समझिए। वेक्टर है आर, हमने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, सपोज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा कुछ नहीं, आप दो से ज्यादा नहीं कर सकते, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दो पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक करा, ठीक है। तो ये था रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या होगी, ब्रेकिंग वेक्टर। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को क्या कहेंगे हम, आर कंपोनेंट वेक्टर। ऑफ आर, ये क्या है, आर के कंपोनेंट वेक्टर है। क्या कह रहे हैं हम, कंपोनेंट वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर हमने क्या करा, रिजॉल्व करा। देखिए जैसे ये था हमारे पास आर वेक्टर, तो हमने लिया ये ए वेक्टर और ये लिया हमने बी वेक्टर। तो देखिए आर वेक्टर किससे मिलके बना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से। किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं,
इसे बोलते हैं टेल, इसे बोलते हैं हेड। ठीक है, तो देखिए एक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है समझिए दोबारा से। अगर हमने वेक्टर लिया ए, तो इसका टेल और हेड, जो नया वेक्टर जोड़ेंगे हम इसके साथ वो कैसा ऐड करा जाएगा, वो ऑलवेज करा जाएगा इसके हेड से दूसरे का टेल। ये हो गया वेक्टर बी, और फाइनल वेक्टर तो ये है ये आपका। सिंपली एडिंग इनको करा है, जिनको हम एडिंग करते हैं उनका क्या होता है, एक पर्सन का हेड दूसरे का टेल। आप ये समझ लीजिए ह्यूमन पिरामिड जो बनते हैं तो कैसे बनते हैं, दूसरे पर्सन के फुट्स हमारे हेड पे ही आते हैं, हेड नहीं तो ये मान लीजिए शोल्डर्स पे आ रहे हैं, तो सेम उसी पे आओगे। ये है बच्चों क्या आपका दी सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद मेन चीज आएगी आपकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसे नोट करिए फिर उसे पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नोट कर लिया होगा। अब समझिएगा इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, देखिए ये तो आप क्लियर समझ चुके हो कि हम सिर्फ प्लेन की ही बात करेंगे क्योंकि मोशन इन प्लेन का कंसेप्ट है। तो रेक्टेंगुलर में देखिए इसमें भी क्या होगा, एक आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर में स्प्लिट होगा, दो या दो से ज्यादा में, बेसिकली मीनिंग यही है, लेकिन यहाँ पे दो ही की बात करी जाएगी। देखो रिसोल्यूशन में था दो या दो से ज्यादा, यहाँ पे सिर्फ दो ही वेक्टर रहेंगे। ए और बी में स्प्लिट हुआ, स्प्लिट तो यहाँ भी हुआ, लेकिन ए और बी वेक्टर्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। अब यहां रेक्टेंगुलर वर्ड क्यों लगा दिया हमने, यानी कुछ तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट ये है कि वेक्टर ए और बी आर परपेंडिकुलर। वेक्टर ए एंड बी दोनों कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। वो क्या थे, परपेंडिकुलर नहीं थे। रेक्टेंगुलर बोलने का लॉजिक क्या आता है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर ए और बी देखिए कैसे, ये वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को करा बच्चों हमने स्प्लिट, तो बताइए स्प्लिट करके क्या आ गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी होगा। ये लीजिए, ये है बच्चों आपका आर वेक्टर, ठीक है। अभी दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो दो पार्ट में एक कहाँ पार्ट जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। एक पार्ट कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा ये वाला पार्ट। तो क्या कह दिया हमने, सपोज इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। ये हाइट किसकी है, वेक्टर ए की, ये हाइट किसकी है, वेक्टर बी की। ये है इसका मीनिंग, समझ में आ गया, क्योंकि वेक्टर ए और बी कैसे हैं 90 डिग्री। आपको वो यहां कैसे आ गया, सुनिए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वन वेक्टर ए, ठीक है। और हम आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर वेक्टर ए इस तरह से अपवर्ड है तो उसको बच्चे आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में ही। तो वो बेसिकली है तो ये वाला, लेकिन इसको हमने कहां रख दिया, यहां पे रख दिया, क्योंकि हमें हाइट मिलेगी कहां से, वाई एक्सिस से मिलेगी। ऐसे तो वाई को आप क्या कह सकते हो, ये है, लेकिन इसकी लेंथ कहां से मिलेगी, हमें वेक्टर बी से मिलेगी। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। ये इस तरह से है वेक्टर आर, लेकिन हमने इसको उठा के यहां रख दिया, जिससे कि हमें पता लग जाए वेक्टर ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ऐड करने के लिए हेड टेल का मिलना जरूरी है, लेकिन 90 डिग्री 30 डिग्री मेजर करने के लिए इस तरह से है। चलिए अब ये तो निकाल लिया वेक्टर ए और बी में स्प्लिट होते हैं, लेकिन हमें ये और चीज बतानी होती है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखिए कैसे, सपोज इसे ले रहे हैं बच्चों हम मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए सपोज दिस इज थीटा, ये कंपोनेंट क्या है आपका, थीटा कंपोनेंट है, क्या है ये, थीटा। तो एक फॉर्मूला देखिएगा कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, सिंपली देखो ये होते हैं पी बी पी एच एच बी। कॉस थीटा क्या हो गया, बी अपॉन एच, यानी कि बेस, बेस क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, एच क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
अब आप माइंड में ये ला सकते हो हम ये मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहे हैं। देखो मैग्नीट्यूड मतलब जो वेक्टर हमारे पास r था वो x डायरेक्शन में कितना गया और y डायरेक्शन में कितना गया, यानी कि ये हम लेंथ बता रहे हैं, तो लेंथ बताने का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो देखिए क्या हो गया, v का मैग्नीट्यूड तो किस तरह से हो गया, r का मैग्नीट्यूड सिंपली cos थीटा। तो जनरली पता बच्चों इसको कैसे लिख देते हैं, ये चीज क्लियर होगी आपको, यानी कि जो v का मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, r cos थीटा के। तो हम कैसे लिख देते हैं कभी कभी इस b को, v इक्वल टू r cos थीटा। वेक्टर का साइन नहीं लगाते, कभी कभी वेक्टर का साइन लगा भी देते हैं, तो लेकिन ये समझ लीजिएगा आप बहुत ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ हम बात मैग्नीट्यूड की ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और लिखें। अगर स्पेसिफाई पहले ही कर दिया है कि मैग्नीट्यूड, तो हो सकता है कि फिर टीचर्स या आप, जरूरी नहीं है कि आप इस पर मोड का साइन लगाइए, लेकिन रियलिटी क्या है, मॉडुलस ही है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। चलिए बी आपने निकाल लिया, ए भी तो बताइए कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, साइन थीटा लिखा हमने, साइन थीटा क्या होता है, पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये है, तो यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, हाइपोटेनियस क्या है आर, ये रहा आर। तो बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो रिजॉल्व हुआ है वो होगा कितना, वो होगा आर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, साइन थीटा। ये है चीजें आपकी सारी। आप इसे जनरली क्या लिख सकते हो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, तो b इक्वल टू आप सिंपली लिख सकते हो r cos थीटा v, और a इक्वल टू लिख सकते हो r sin थीटा। अगर हम पहले ही लिख दें क्या कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, तो इसका मतलब ये है कि हम मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप मॉडुलस साइन लगा दीजिए साथ में, तो ये सेम चीजें हैं आपकी। तो ये लेंथ कितनी होगी, r cos थीटा, ये लेंथ कितनी होगी, r sin थीटा। एक जनरल पैटर्न समझ लीजिए याद रखने के लिए, कभी भी कोई भी चीज हो, r है जैसे ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अब आप समझ चुके होगे इतना। अगर ये थीटा मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ नहीं, यहाँ बताते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। ये थीटा है और ये r है, तो बताइए इस डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमने b माना था ना, तो b cos थीटा, जिससे थीटा नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ओहो सॉरी सॉरी r लिखना था, जिससे थीटा होगा वो हो जाएगा r cos थीटा बच्चों, जिससे थीटा नहीं होगा वो हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, अगर मल्टी से मान लीजिए आप कहो नहीं हम तो ऊपर से एंगल ले रहे हैं थीटा और ये r है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका r cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। यानी कि जिससे थीटा लेते हो वो cos, जिससे नहीं लेते वो sin, बस इतना समझिए। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली है क्या, मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है आपके लिए, और कुछ नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ मैग्नीट्यूड। हाँ आप डायरेक्शंस कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नहीं नहीं जी हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए समझिएगा करेंगे क्या, डायरेक्शन के लिए रफ करा जाए, चलिए उसमें डायरेक्शन भी बता देते हैं। देखिए डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन। आपको कि ये कैसे डायरेक्शंस होगी, तो वो न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएगा, वरना समझिए डायरेक्शंस ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बताई जाती है, डायरेक्शन ये भी बताई जाती है 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। जैसे आप कोऑर्डिनेट देखिए गूगल मैप पे अपने ही घर के कोऑर्डिनेट, तो कैसे आएंगे 30 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड, इस तरह से आएंगे। तो मीनिंग क्या है, डायरेक्शन आपकी डिग्री में भी होती है, ये होगी डायरेक्शन। तो ये हो गया आपके लिए किस चीज के लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए, ये चीज अच्छी तरह से क्लियर होगी। अब आपको हम एक चीज और बताएंगे, डस्टर कहाँ रख दिया हमने बच्चों, पहले इसे नोट कर लीजिए क्योंकि अब स्पेस कहीं नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, कट तो नहीं रहा कुछ, वीडियो में नहीं कट रहा है। देखिए इसको समझ लीजिए, पहले मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन है आपके लिए काफी, क्योंकि वो डायग्राम में बच्चों रफ नहीं कर सकता। देखिए उसी को देखें डायग्राम को, ये क्या था R, यहाँ पे क्या आया A, ये क्या आया B, मैग्नीट्यूड में चल रहे हैं, तो R कैसे था, ये था आपका A और ये था B,
तो बताइए अगर मुझे आर निकालना है तो मुझे ए और बी का क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए सिंपली। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ही चल रहे हैं सबके, तो क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपके किस चीज का कंसेप्ट, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। आपको कि नहीं नहीं हम तो नहीं मान रहे थे, प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ करके देखना है तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी, आर साइन थीटा, लिख दीजिए आप आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू क्या मानी थी, आर कॉस थीटा, मानी क्या थी, फाइंड आउट करी थी, तो लिखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आर स्क्वायर को बाहर ले लिया तो रूट है, बाहर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 होता है, रूट 1 का भी आंसर क्या होता है 1। तो देखिए उसी के बराबर प्रूव हुआ, इसीलिए हमने कहा ये मैग्नीट्यूड और ये भी क्या है मैग्नीट्यूड ही तो है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहे हैं, अब प्योर वे में और अच्छी तरीके से हम लिख रहे हैं, कैसे, ए क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है, आई कैप, सॉरी क्योंकि ए तो हमने जे में माना है ना, वाई कैप, ए को किस में माना है जे में, बी किस में है आई कैप में। तो सिंपली आप पहले आई लिख लीजिए फिर जे लिख लेना, कोई बड़ा मैटर नहीं है। अगर हम इसको ए मानते तो इसको ए के अकॉर्डिंग कर देते, ये होगी आपकी रिप्रेजेंटेशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी आई कैप प्लस ए जे कैप, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की ही बात है ये था कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। तो इसे नोट करिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम इसके एक मेन टॉपिक पे। वीडियो को पॉज कर लो बच्चों और आराम से अच्छी तरह से नोट। देखिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली दोनों सेम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं होगा। आप अभी फोकस करिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चलिए इसका डायग्राम यही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है वेक्टर आर, आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा रिसोल्यूशन में क्या था, बस 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। रेक्टेंगुलर में क्या पढ़ा हमने, 2 पार्ट में तो स्प्लिट होगा लेकिन 90 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या है, स्प्लिट 2 पार्ट में होना है, ठीक है, स्प्लिट क्या होना है आपका 2 ही पार्ट में होना है। लेकिन खास बात ये रहेगी, थोड़ा अच्छा स्प्लिट नहीं हो रहा हमसे, हाँ अब सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये 90 डिग्री में नहीं हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी मैग्नीट्यूड बताना है। पहले क्या था मैग्नीट्यूड, अगर 90 डिग्री में था, इससे पहले जो आपने पढ़ा है, अगर ए वेक्टर है, चलिए सिंपल लिख देते हैं, ए वेक्टर, ये ए मैग्नीट्यूड में, ये बी में मैग्नीट्यूड में, और ये आर वेक्टर, तो आर का जो मैग्नीट्यूड होना था वो क्या था, सिंपली ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। और एंगल को मेजर जो करा जाता है, तो समझिएगा बच्चों मेजर कैसे करा जाता है, इसको एक्सटेंड करा जाता है, फिर ये होता है। मीनिंग क्या, उसको मैं मेजर करना चाहता हूं, तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और ये थीटा होगा इसका, ठीक है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, इसको थीटा कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई। और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा छोटे से फिगर में, फिर दिक्कत आ जाएगी। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया थीटा आपके लिए, अब सही है। अब देखिए इसे करने का काम सबसे पहला मेन क्या होता है, सबसे पहले हम बी को स्प्लिट करेंगे। तो बताइए जब मैं बी को स्प्लिट करूंगा तो इस तरह से तो स्प्लिट होगा, ये परपेंडिकुलर। अब आपको कहीं यहाँ क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से, ये वेक्टर बी था आपका, इसको स्प्लिट करा तो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया और 90 डिग्री में करा है। तो बताइए ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर ये थीटा है तो हमें आपसे अभी बताया जो थीटा होता है वो क्या हो जाता है बी कॉस थीटा, जिससे थीटा नहीं होता यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही तो है, जिससे थीटा नहीं होता क्या होता है बी साइन थीटा। अगर ये बी साइन थीटा तो ये भी क्या हो गया बी साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों में, बी कॉस थीटा
और इसको क्या लिख सकता हूं, b sin थीटा। तो बताइए अब तो 90 डिग्री है, बिल्कुल है। हम बात कर रहे हैं अब बस सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ये चीज समझ में आ गई आपको, अभी भी बताया प्रूफ कैसे होता है। हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। देखिए कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। इसका सपोज मैग्नीट्यूड ए ले रहे हैं और इसके मैग्नीट्यूड को हम सिंपली बी ले रहे हैं। तो देखिए आप बस इसको देखिए, दिस इज पॉइंट ओ, ओ नहीं लिखिए, पी क्यू आर, सॉरी एस लिख लो, आर तो ये भी है, दिक्कत हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए फिर से, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो देखिए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, पी क्यू खुद बताइए क्या है, ए एंड बी कॉस थीटा, ए एंड बी कॉस थीटा। तो क्या लिखिए, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। क्यू एस क्या है, बी साइन थीटा। तो सिंपली लिखिए बी साइन थीटा का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए सिंपली ओपन कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी का बी स्क्वायर हो गया, साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर से देखिएगा ध्यान से काफी, ए को सिंपल लिखा, इसको देखिए और इसको देखिए, बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है। तो हमने क्या लिया, बी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई नहीं, पहले मैंने साइन लिख दिया बच्चों, फिर कॉस लिख दिया। तो इसका क्या है, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए आर का मैग्नीट्यूड जो बना वो बना कितना आपके लिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होगा किसको ऐड करने के लिए, दो वेक्टर्स को जो 90 डिग्री पे स्प्लिट नहीं होते हैं और जिनके बीच में क्या रहेगा, एक एंगल रहेगा थीटा। अब वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। ए का मैग्नीट्यूड लिखिए, बी का मैग्नीट्यूड लिखिए, सी का मैग्नीट्यूड लिखिए। आप ये कह सकते हो सिंपली हमसे कि आपको मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक्स वेक्टर माना है बच्चों, ये है 3i कैप प्लस, चलो माइनस ले लेते हैं, -4j कैप, i4 x डायरेक्शन में, j4 j डायरेक्शन में, लेकिन माइनस का मतलब नेगेटिव की तरफ है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सिंपली कुछ नहीं करना होता, जैसे ये बताया हमने आपको, यही तो है। तो आपको क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और वैसे आप माइनस साइन नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलवेज प्लस हो गया माइनस होगा, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो सिंपली 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 16 यानी कि 25 यानी कि 5। ये हो गया मैग्नीट्यूड। इस तरह से किसी सिंपल एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हो आप, ये चीज आपको क्लियर होगी। ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पे। ये चीज क्लियर है बच्चों, अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब बता दिया हमारा क्या होता है यहाँ पे, इसे नोट करिए। अब इसमें आते हैं कुछ स्पेशल केसेस, अब फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज करिए, फिर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। केसेस कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। कोई नहीं, आप लोग तो पॉज करके नोट कर लोगे। देखिए इसके सारे स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला केस साफ कर देते हैं, ऊपर का भी नहीं, इसे साफ कर देते हैं, कुछ स्पेस ज्यादा मिलेगा और ज्यादा तो चाहिए हमें। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, किसके बीच का थीटा, ए और बी वेक्टर के बीच का। मतलब सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है आपका, बी वाला वेक्टर है। अगर इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा 0 है, तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान से देखिए, थीटा 0 तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और बताइए cos थीटा 0 क्या होता है आपका? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो सिंपली क्या हो गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो गया? सिंपली a प्लस बी। बच्चों याद रखिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, यानी कि दो वेक्टर अगर ये 5 का है, ये 6 का है, सेम डायरेक्शन में, तो 5 और 6 सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस आप ये समझ लीजिए, थीटा इक्वल टू, केस आपका सेकंड, थीटा इक्वल टू 0 हो गया, 90 डिग्री लेते हैं सपोज, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ध्यान से देखिए अभी आपका वही प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी कि इस तरह से। अब इसका कैसे होता? इसका इस तरह से होता। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखिए, ओहो, हाँ, तो थीटा 90, तो cos 90 क्या होता है आपका? 0। तो देखिए r क्या हो गया? सिंपली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 0, तो ये खत्म हो गया। तो बताइए क्या हो गया? सिंपल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यही हमने आपसे कहा था, अगर 90 डिग्री पे रिजॉल्व होंगे तो क्या होगा? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट, बेस इनटू हाइट का रूट। केस नंबर थर्ड, अगर थीटा क्या हो जाए? 180, सॉरी 180 का मतलब क्या है? वेक्टर ए ये रहा आपके लिए, वेक्टर बी इस तरफ है, और थीटा कितना है? 180। तो बताइए cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है बच्चों? -1। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो r इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 -1, तो ये क्या हो गया? माइनस। तो इससे क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली r का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? a माइनस बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हाइयर माइनस लोअर कर दीजिए। ये थे आपके 3 छोटे छोटे केसेस। इसी के साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, ये क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट खत्म होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नहीं बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।